हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और आज हम बात भी करने वाले बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम हम देखेंगे और फैराडे का जो प्रथम और द्वितीय नियम बच्चों वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित किस प्रकार से फैराडे ने अपना प्रयोग किया था इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसके कथन को आप देख लीजिए बच्चों कि जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लग जाती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस परिघटना को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में समझेंगे बच्चों। है क्या, पहले तो ये चीज आप समझो, इसमें एक शाब्दिक अर्थ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब ये है कि आपके पास एक बंद लूप है और एक चुंबक है और दोनों को हम आपेक्षिक गति कराते हैं तो कहीं ना कहीं धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे ऑरस्टेड साहब ने सन 1820 में बताया था कि जैसे हमारे पास एक चालक तार है या कुंडली है, यदि उसमें धारा प्रवाहित कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चली, है ना। इसके बाद उसका प्रायोगिक अध्ययन किया गया, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, एक बंद लूप के कारण कितनी तीव्रता होती है, ये सारी चीजें अध्ययन कर ली गई। बाद में जो हमारे ये फैराडे साहब आए, बोले जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो हो जाता है, तो इसके विपरीत भी संभव हो सकता है ना भाई। जब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो क्यों ना ऐसा प्रयोग किया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र से या क्षण चुंबक से हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, विद्युत धारा उत्पन्न कर दें। इस चीज को प्रयोग किसने किया? फैराडे साहब ने। भाई ऑरस्टेड साहब ने यह बताया था कि यदि हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा अब हम भैया इसका उल्टा करेंगे। जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न की जा सकती है। भाई क्या कहा गया, विद्युत धारा से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक लगातार प्रयास किया। कुंडली और चुंबक के बीच एक धारावाही कुंडली ले ली जिसमें उन्होंने छोटा सा संकेतक लगा दिया, है ना, धारामापी लगा दिया, जिससे पता चले कि थोड़ा बहुत भी धारा बहे तो थोड़ा बहुत विक्षेप हो धारामापी में। और बहुत दिनों तक उन्होंने कई वर्षों तक प्रयास किया, अंत में हार गए, थक गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो चुंबक लिया था उस चुंबक को कुंडली के बीच में फेंक दिया और जैसे ही चुंबक को कुंडली के बीच फेंका तो देखा कि भाई उसमें लगे धारामापी में कुछ न कुछ विक्षेप हुआ। तब उन्हें पता चल गया भैया कि चुंबक और कुंडली के बीच जो अपेक्षिक गति हुई ना, तब उसमें धारा उत्पन्न हो गया। और इसी चीज को 1831 में उन्होंने पुष्टि कर दी कि जब किसी तार के बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उस बंद लूप में एक धारा बहने लग जाती है। यही फैराडे का नियम है। बाद में इससे जैसे इन्होंने बता तो दिया, इसके बाद बताया कि किस प्रकार से विक्षेप होता है, किस प्रकार से मतलब कब तेजी से विक्षेप होता है, कब कम होता है। पर पहले इन्होंने सबसे पहले कैसे पता कर पाया, फिर से एक बार समझिएगा कि भाई साहब हमारे ऑरस्टेड साहब ने क्या बताया कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर दे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इसी चीज के विपरीत कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। इसके लिए फैराडे ने कई सालों तक प्रयास किया और कई सालों के प्रयास करने के बाद भी उन्होंने सफलता जब नहीं मिली तो हार करके उन्होंने क्या किया कि भैया चुंबक को फेंक दिया। और जैसे ही चुंबक को फेंका, कुंडली के अंदर जैसे ही चुंबक गया, भाई जैसे नहीं आपके घर में बहुत दिनों से आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपके घर में तो मटेरियल बहुत ज़्यादा होगा। अब उनका मान लीजिए प्रयोगशाला रहा होगा, अब प्रयोगशाला में कुंडली तो खूब सारे रहे होंगे, कई बार जब ट्राई करते हैं तो कई कुंडली बनाए होंगे, कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से, कुछ ये चालक तार वो चालक तार। अब उन्होंने कहा भाई अब ये चुंबक काम हमारे बस की बात नहीं है, उन्होंने फेंक दिया और जैसे ही चुंबक को फेंका कुंडली के बीच में गया तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, जिससे ये पता चला
कि भाई कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मतलब चुंबक से धारा बहने लग गई है। अब इसी चीज को उन्होंने पुष्ट कर दिया कि भाई साहब कि जब चुंबक और कुंडली, भाई जब स्थिर करके उन्होंने खूब प्रयास किया, कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही कुंडली और चुंबक की भाई फेंके तभी तो विक्षेप हुआ। जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखो कि ये धारा मापी है, जैसे ही चुंबक गति कर रहा है तो इसमें थोड़ा सा विक्षेप हुआ। तब उन्होंने ये पता किया कि भाई साहब ये कुंडली की गति से या चुंबक की गति से, दो में से कोई एक गति करेगा और इसके गति से ही इसमें कहीं ना कहीं प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और भाई अब ये प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना है ना, कि चुंबक के कारण जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है, इसकी जो घटना है, यही घटना आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। कि जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को ही प्रेरित धारा कहा गया बच्चों, और जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित हुई है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यह परिघटना आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाया। उन्होंने प्रयोग में अपने क्या कहा, अब तो ये चीज क्लियर हो गया कि चुंबक या कुंडली दो में से कोई एक गति करेगा भाई साहब तो कुछ न कुछ धारा बहेगी। तो उन्होंने कहा कि यदि चुंबक स्थिर है और कुंडली भी स्थिर है, दोनों स्थिर है, तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। कहने का मतलब मान लीजिए धारा मापी का संकेतक है, संकेतक यहाँ 0 है, तो 0 पर ही उसकी सुई टिकी हुई है, इधर उधर कोई विक्षेप नहीं होता है। समझने की कोशिश करें। उन्होंने बताया क्या, निष्कर्ष क्या निकाला कि भाई अब तो पता चल गया कि भाई कुंडली गति करेगी या चुंबक गति करेगा तभी कुछ ना कुछ धारा बहेगा। तो उन्होंने बताया भैया स्थिर अवस्था में यदि चुंबक स्थिर है, कुंडली भी स्थिर है, तो फिर इनमें किसी भी प्रकार से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ध्यान रखना। लेकिन जैसे मान लीजिए कुंडली और यहां पर जो क्षण चुंबक इसके बीच गति कराई जाती है, अर्थात चुंबक को हम कुंडली के पास लाते हैं, तो धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन और यदि कुंडली को हम या चुंबक में कोई गति उत्पन्न ना करें, अर्थात चुंबक को स्थिर कर दें, तो फिर किसी भी प्रकार से कोई धारा नहीं बहती। सबसे पहले जैसे मान लीजिए डायग्राम ये है, पहला चित्र है, इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही चुंबक को, ये हमारा चुंबक है बच्चों, इसके एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, तो फिर इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। और यदि पास ला तो रहे लेकिन स्थिर कर दें, क्या कर दें, स्थिर कर दें, तो फिर धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। इसका मतलब चालक तार में किसी प्रकार से कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हो रही है। इसी प्रकार बच्चों हम पास ला रहे थे तो देखे भाई विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब बोले कि भाई इस क्षण चुंबक को दूर ले जाएंगे। दूर ले जाने का मतलब थोड़ा सा दूर ले जाएं। अब यहां पर थोड़ा शॉर्टकट में आप लोग बना लीजिएगा कि हमारे पास N है और S है, इसको हम अब दूर ले जा रहे हैं, तो फिर कुंडली में क्या होगा बच्चों, कुंडली में विक्षेप तो होगा, मतलब यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो थी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कमी आएगी, दूर ले जाएंगे, तो जो दिशा था, यहाँ पे मान लीजिए एक धारा मापी लगा हुआ है, तो इसका दिशा जो है बदल जाएगा, विक्षेप की दिशा बदल जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि चुंबक के एन ध्रुव को जब कुंडली से दूर ले जाते हैं तो विक्षेप तो होता है, लेकिन विक्षेप की दिशा जो है बदल जाती है। ऐसे ही बोला गया बच्चों कि मान लीजिए एन है, जब हम एस ध्रुव को लाएंगे तो वही कंडीशन होगा। बस इतना ये है कि जैसे एन ध्रुव के कारण जो विक्षेप होता है और एस ध्रुव के कारण जो विक्षेप होता है वो एक दूसरे के विपरीत है। कि यही प्रयोग हम एस ध्रुव को जब हम कुंडली के पास लाते हैं, ठीक है, पास लाते हैं, तो धारा मापी में विक्षेप होता है, किंतु विक्षेप की जो दिशा होगी एन से विपरीत होगी, क्योंकि आप सबको पता है एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, एस में प्रवेश करती हैं, तो दिशा भी तो बदलेगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदलेगी। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कैसे बदलेगी देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ ये कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली है और यहाँ पर एक क्षण चुंबक ला देते हैं एन, और अब इस बार एस ध्रुव लाएंगे और इधर एन होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कुछ अंदर की ओर होगी बच्चों, ठीक है, ये अंदर की ओर होगी, ठीक है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस बार अंदर की ओर प्रवेश करेगी। क्यों? क्योंकि एस ध्रुव है, तो फिर विक्षेप भी बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे धारा मापी लगा है, तो आपका जो एन ध्रुव पास आ रहा था तो इधर विक्षेप था, तो इस बार इधर विक्षेप हो जाएगा, यानी विक्षेप की दिशा भी बदल जाएगी। बस यही है, यदि हम एस ध्रुव को कुंडली के पास लाएंगे
तो धारामापी में विक्षेप की दिशा बदलेगी। और बच्चों जब इसको स्थिर कर देंगे तो धारामापी में फिर से कोई विक्षेप नहीं होगा, और जैसे फिर इसको दूर ले जाएंगे तो इस बार फिर से दिशा बदल जाएगी। ये परिघटना था पूरा का पूरा फैराडे के प्रयोग का। अब इसको आपको कैसे लिखना है पूरा चीज मैं कंफर्म करता हूं। पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की परिभाषा आप लोग समझो। देखो भाई, फैराडे ने क्या बताया कि चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर धारामापी में एक दिशा में विक्षेप हुआ। अब जब आप प्रयोग करोगे तो देख लेना एक दिशा। चुंबक को यदि रोक देते हैं बच्चों तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। यदि चुंबक को रोक दें तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएं तो पुनः विक्षेप होता है, मतलब पास लाते हैं तो विक्षेप होता है, यदि स्थिर कर दें तो किसी प्रकार से कोई विक्षेप नहीं होता। और जब मतलब पास लाएं तो विक्षेप होगा, स्थिर कर दें तो विक्षेप नहीं होगा, और फिर से दूर ले जाएं तो पुनः विक्षेप होगा, लेकिन दिशा बदल जाती है। और इसी प्रकार से बच्चों यदि मान लीजिए एस ध्रुव को हम लाएं तो एस ध्रुव को जब लाते हैं तो जब एन ध्रुव को लाए थे और एस ध्रुव को ला रहे हैं तो जो विक्षेप एन ध्रुव को पास लाने से था उसके विपरीत होगा एस ध्रुव को पास लाने से। ये आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है, कि एन ध्रुव को पास ला रहे थे तो उसके विपरीत में हो जाएगा एस ध्रुव को पास लाने से। भाई एस में क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती, बस वही चीज है। अब यहां पर और चीज है कि चुंबक को धीरे धीरे लाने से विक्षेप का मान कम होता है और तेजी से चलाने से विक्षेप ज्यादा होता है। मतलब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति जितनी ज्यादा मात्रा में होगी तो धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज है बच्चों। चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाने पर भी धारामापी विक्षेप होता है। मतलब ये बताया गया कि केवल क्षण चुंबक की गति से ही धारा नहीं बहती, बल्कि कुंडली को भी चला दे तो धारा बहने लग जाती है। यदि चुंबक कमजोर है तो विक्षेप कम होगा, किंतु यदि चुंबक शक्तिशाली है तो विक्षेप अधिक होगा। वैसे भी जिसकी पावर अधिक होती है बच्चों उसका, है ना, जिसकी क्षमता ज्यादा है तो उसका बोलबाला ज्यादा ही होता है। ऐसे ही यहाँ पर चुंबक भी है भाई, जिसकी शक्ति क्षमता ज्यादा है उसकी बोलबाला ज्यादा ही रहेगी। चुंबक कमजोर है तो फिर विक्षेप तो कम होगा ही, उसका प्रभाव ही कम होगा। चुंबक शक्तिशाली है, मजबूत है तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। ये हुआ बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। अब ये प्रयोग है बच्चों, एक प्रकार से प्रयोग है। अब फैराडे संबंधित जो पहला नियम और दूसरा नियम है वो अगले लेक्चर में प्रॉपर आपको मिलेगा। छोटे छोटे लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि बोरिंग ना लगे। और हाँ बच्चों, अभी तक यदि नोट्स नहीं लिया तो यही नोट्स आपको मात्र 100 रुपए में दिए जाते हैं। कंटेक्ट नंबर नोट कर सकते हो आप 9685299149, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।